नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग केमिस्ट्री पोर्शन कवर कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने इसका कवर किया हुआ है, तो हमने देखिए इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए हमने जो है इसके पहले बायोलॉजी का ही पूरा कंप्लीट लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिया है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। और साथ में पीडीएफ भी इसका हमने प्रोवाइड कर दिया है, बायोलॉजी का भी और केमिस्ट्री का भी। और हम आपको फिजिक्स का भी कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, खासकर आपका ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कि आपका डेप्थ में पूछा जाता है। तो आप लोगों का यहाँ पे जो पूरा कंप्लीट साइंस कवर किया जाएगा यहाँ पे, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखिए मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हमने स्टडी किया था, और उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जो ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो हमने कवर किया हुआ था। तो देखिए आज का वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे, तो वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इसके पीछे कितने जो डिस्कवरी होते हैं, और कौन कौन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर में इंपॉर्टेंट जो अपना थ्योरीज दिया हुआ था, तो वो सारा कुछ यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एटम का स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले एटम के बारे में समझना होगा कि एटम्स और साथ में जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या होते हैं। तो आपने जैसे एलिमेंट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वहाँ पे हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो जो देखिए जो एटम आपका है, तो ये एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपका होता है। तो कोई भी एलिमेंट आपका है, तो उसका जो सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपका होता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एटम। तो एटम ये है जो आपका कि ये एक्चुअली जो आपका केमिकल रिएक्शन में आपका ये पार्टिसिपेट करता है। लेकिन इसके एग्जिस्टेंस की बात करता है, तो ये तो आपका देखिए फ्री स्टेट में कभी एग्जिस्ट आपका ये नहीं करता है। लेकिन वहीं पे जो मॉलिक्यूल है आपका, तो मॉलिक्यूल देखिए ये भी एलिमेंट का ही आपका एक मतलब ये पार्ट होता है, या फिर जो कंपाउंड है आपका उसी का ही एक पार्ट आपका होता है। यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपका हो गया एक तरीके से। लेकिन केमिकल रिएक्शन में जो आपका मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एटम आपका यहाँ पे करता है एक्चुअली में। और एग्जिस्ट करने की बात करें, तो आपका मॉलिक्यूल जो है फ्री स्टेट में ये एग्जिस्ट करेगा आपका, लेकिन एटम ये एग्जिस्ट नहीं करेगा फ्री स्टेट में। तो बस यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। दोनों जो है आपके एलिमेंट या फिर कंपाउंड जो होता है, तो वो उसके पार्ट आपके होता है। और जो एटम आपका ये भी एलिमेंट का ही पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपका होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, कि ये देखिए केमिकल रिएक्शन में पार्ट करेगा आपका, पार्टिसिपेट करता है एटम, लेकिन फ्री एग्जिस्ट में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा फ्री स्टेट में। और वही मॉलिक्यूल जो है आपका, तो ये जो है आपका, ये मतलब कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करेगा, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है आपका फ्री स्टेट में। तो बस यही दो डिफरेंस अब मेजरली जो आपको यहाँ पे समझना है। तो हमको यहाँ पे जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, मतलब एटम जो आपका है, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मतलब ये जो टॉपिक है आपका यहाँ पे, तो ये कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और कौन कौन से जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये देखिए ये इसके पीछे बहुत सारे स्टडी किए गए थे। तो स्टार्टिंग में जब स्टार्ट आपका जैसे जर्नी हुआ था इसका स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने के बारे में, तो सबसे पहले 1803 में देखिए जॉर्ज डाल्टन ने जो था, इन्होंने पहला प्रोपाउंड किया था अपना एक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी इन्होंने दिया हुआ था। तो इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ये अपना दिया था यहाँ पे कि जो एटम है, तो वो जो है इनडिविजिबल है, मतलब कि ये अभाज्य है, मतलब इनको हम जो है अलग नहीं कर सकते, ये इनडिविजिबल होते हैं, अभाज्य हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है आपका, ये जैसे कि आपका जब 19th सेंचुरी हुआ, तो उस समय तक ये प्रीडोमिनेंट पे रहा था। फिर उसके बाद बहुत से और थ्योरी हुए, मतलब और भी रिसर्च किए गए इसके ऊपर। तो लेटर ऑन जो है इसके ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च किए थे, ये जो थ्योरी है वो इतना भी एग्जिस्ट नहीं किया। तो ये थ्योरी को जो है रॉन्ग प्रूव कर दिया गया था, मतलब जो इन्होंने बोला था कि एटम जो है इनडिविजिबल है, यानी कि वो अभाज्य है। लेकिन बाद में जब पता चला यहाँ पे कि जैसे थ्योरी और किए गए, रिसर्च किए गए, तो बाद में पता चला कि जो एटम है, तो वो जो है डिविजिबल है, मतलब कि इनको हम जो है इसको भाज्य कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और इनका जो है एक डिफिनिट इंटीग्रल कन्फिग्रेशन होता है, और साथ में कंपोजिशन भी होती है। तो इसमें जो है बहुत सारे जो साइंटिस्ट ने अपना अपना थ्योरी दिया हुआ था, जिसमें कि जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है उसमें, तो उसमें आपका जैसे एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड आपका है, तो वो है रदरफोर्ड का मॉडल आपका हो गया, बोर्स मॉडल आपका हो गया। तो ये जो है इनका ज़्यादा पढ़ाया था, और इसी से क्वेश्चन आपका अधिकतर पूछा था, क्योंकि इनका थ्योरी जो है तो वो काफ़ी एक्सेप्टेड है और माना जाता है इनको। तो इनमें देखिए इन्होंने जो थ्योरी दिया हुआ था अपना, इन्होंने ये कन्फर्म किया था कि जैसे एटम आपका है, तो एटम जो है तो ये बहुत सारे जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, तो उनसे ये कंपोज होते हैं। तो वो कौन कौन से माइक्रो पार्टिकल्स आपका होता है, तो उसमें आपका जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपका एटम है, तो इसमें बहुत सारे जो है आपके नंबर ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए लेटर ऑन हम लोग देखेंगे कि जैसे कि आपका न्यूक्लियस कहाँ होता है, और उसके अंदर में क्या क्या होते हैं। तो पहले तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिए कि इन्होंने बस इतना ही बताया था यहाँ पे, कि जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो ये जो है माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। लेटर ऑन
फिर बाद में पता चला कि इसके अंदर में एक न्यूक्लियस भी होता है, जिसी के अंदर में ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने समझ लिया यहाँ पे कि थ्योरी किस किस तरीके से था। अब देखिए यहाँ पे जो आपने फंडामेंटल पार्टिकल्स देखा एटम के बारे में, तो वो आपका कौन कौन है मेन इसमें, तो उसमें आपका है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं, जो क्वेश्चन पूछा था बराबर आपका, तो वो आप लोग याद कर लेना यहाँ पे। जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसका देखिए मास की बात करें तो ये होता है इसका 9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। और वहीं पे इसकी बात करते हैं अप्रोक्सीमेट मास का, तो ये अप्रोक्सीमेट मास इलेक्ट्रॉन का देखिए आपका 0 होता है यहाँ पे यू में। और चार्ज की बात करें तो -1.6 10⁻⁻19 कूलम माइनस चार्ज होता है इसमें। रिलेटिव चार्ज की बात तो -1 आपका हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है डिस्कवरी, कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था, तो ये देखिए किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। फिर इसके बाद प्रोटॉन की बात करते हैं हम, तो इसमें देखिए पॉजिटिव चार्ज आपका होता है, प्रोटॉन आपका है तो प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और इसका जो डिस्कवरी किया गया था तो वह है गोल्डस्टीन और साथ में रदरफोर्ड, दोनों आपको नाम मिल सकता है यहाँ पे, तो दोनों आप लोग टिक कर सकते हैं, मतलब जो भी मिले आपको ऑप्शन में। फिर न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो इसका देखिए जो चार्ज होता है तो वो 0 होता है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल आपका रहता है यहाँ पे। और इसका डिस्कवरी किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इसमें से, जो है आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने आपको बताया कि ये जो फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब ये जो है ये जो है एटम के जो इंटीग्रल पार्ट होते हैं उसी के अंदर में जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं एक्चुअली में। तो जो इलेक्ट्रॉन है आपका, तो ये क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आपका रहता है। जैसे कि कोई मान लीजिए एटम आपका है, तो एटम जो है तो उसके अंदर में एक न्यूक्लियस आपका रहता है और बाहर में जो है उसको इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट होती है इसकी। तो इलेक्ट्रॉन जो आपका है तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपका रहते हैं, जो कि रोटेट करते रहते हैं ये वेरियस ऑर्बिट में, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड ये सराउंडेड रहते हैं। तो इसके आगे हम लोग और डिटेल में यहाँ पे देखेंगे हम लोग। और देखिए जो प्रोटॉन आपका है, तो प्रोटॉन है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहता है और ये एक स्टेबल पार्टिकल आपका है। और न्यूट्रॉन जो आपका, तो ये न्यूट्रल है और ये अनस्टेबल पार्टिकल आपका होता है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर में दोनों रहते हैं आपके, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और फिर उसके बाद जैसे जो मास आपका रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो ये नियरली इक्वल रहती है इन दोनों का। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जैसे कि आपका प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, तो इनका मास जो है तो नियरली वो इक्वल ही रहता है इन दोनों का। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है तो इसका मास थोड़ा जैसे कि कम ही रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से भी। अब यहाँ पे देखिए जो फंडामेंटल जो जैसे कि ये पार्टिकल्स है आपके, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है आपका, इसमें जो मतलब कि जो आपका एटम है तो उसके अंदर में जो भी फंडामेंटल पार्टिकल जो आपके रहते हैं, जो माइक्रो पार्टिकल्स आपके हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे थ्योरी भी किए गए थे। जैसे कि न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, कैसे उसका खोज किया गया, तो इसके पीछे जो दिया गया था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो वह है रदरफोर्ड इनके द्वारा दिया गया था। तो इनका देखिए जो मॉडल है इनका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, तो इन्होंने देखिए 1911 में स्टडी किया था इसके ऊपर में, इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ था। यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जैसे इनर कंपोजिशन के बारे में, कि जैसे कोई एटम है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है और उसके इनर में क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। और इनका जो एक्सपेरिमेंट है तो इनको बोला था एक रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसको देखिए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसलिए बोला था क्योंकि इन्होंने जो है एक अल्फा पार्टिकल को लिया हुआ था। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट जो कंक्लूजन निकला था इनका, जो मतलब जो मॉडल था जो इन्होंने रिसर्च करके निकाला था, तो ये चीज़ इन्होंने डिस्कवरी किया था इसमें कि जैसे कोई एटम आपका है, तो एटम के अंदर में वहाँ पे जो है एक सेंट्रल, इसके सेंटर में एक मैसिव पार्ट होता है जो कि उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो खोज किया गया था आपका, इसलिए बोला था रदरफोर्ड का नाम आता है इनका। तो ये आप लोग याद रखना, इन्होंने ही जो है ये डिस्कवरी किया था कि जैसे कोई एटम आपका है तो उसमें एक सेंटर में एक मैसिव पार्ट आपका रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं हम लोग। और न्यूक्लियस के जो चारों ओर है, मतलब कि इसके जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है, मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन सराउंड करते रहते हैं, जो कि वो घूमते रहते हैं अपना। और जो न्यूक्लियस है आपका, जैसे कि न्यूक्लियस मतलब जो रहता है एटम का, तो उसके अंदर में प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। और इसके बाद में देखिए इन्होंने जो है ये सच बताया था कि जैसे एटम जो आपका है तो वो उसका साइज मतलब कैसा होता है, तो वो स्फेरिकल टाइप का होता है। और मोस्ट पार्ट जो रहता है एटम का तो वो इम्पटी होता है। और इसके साथ में देखिए तीसरा कुछ पोस्टुलेट जो इनका था यहाँ पे, कि जो न्यूक्लियस का साइज है आपका, तो वो जो है बहुत ही स्मॉल होता है कंपैरिजन टू एटम का। जैसे एटम आपका पूरा, अगर मान लीजिए कि अगर कोई एटम है आपका, तो मोस्टली पार्ट उसका वैकेंट होता है और जो है बीच में मतलब रहेगा कि बहुत ही स्मॉल जो रहता है न्यूक्लियस का साइज, उसी के अंदर में जो रहते हैं वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कुछ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है।
तो ये तो कुछ जैसे इनके इम्पोर्टेंट जो पोस्टुलेट्स है, मतलब कि इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसके बेसिस पे जो इन कंक्लूजन निकला था, तो ये सारा कुछ है। तो इसमें देखिए इन्होंने किया क्या था यहाँ पे, कि जैसे इन्होंने एक गोल्ड पर लिया हुआ था और साथ में जो है इन्होंने अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग करके दिखाया। तो इसमें इन्होंने ये पाया कि जब मतलब जो गोल्ड पार्टिकल से जो ये रेज जो पास हुए यहाँ पे, तो ये देखिए कि मोस्टली जो रेज है तो वो जो है मतलब इसको पार करके आगे निकल के मोस्टली जो है, और कुछ ही है कि जो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन करके आ गया, और कुछ जो मिडिल में एकदम थे एग्जैक्ट मिडिल में, तो वो जो है पूरे तरीके से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए, मतलब कि वो पूरे तरीके से वहीं से आके वो रिमूव कर। तो इससे ये इन्होंने पता किया यहाँ पे कि बीच में जैसे कि यहाँ पे कोई ना कोई एग्जिस्ट करता है, कोई चीज़ जो कि इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यही से इन्होंने पता किया कि वहाँ पे न्यूक्लियस है, उसके अंदर में प्रोटॉन रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था इनका यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का, जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपका दिया हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। तो इन्हीं में से जो है क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया रदरफोर्ड मॉडल के बारे में, तो बोर्स मॉडल का भी इनका भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इनका, जो कि इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए थे। तो देखिए 1913 में जो है नील्स बोर इन्होंने जो है कि एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था आपका, जो कि इनका कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट माना गया था इनको। तो ये इन्होंने दिया था क्वांटम कॉन्सेप्ट का, जो कि इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में समझाया था। इसके पहले जो रदरफोर्ड थे तो उन्होंने देखिए ये तो बता दिया था कि हाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है मतलब सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस है, लेकिन एटम का मतलब जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में इन्होंने नहीं समझाया था। तो बाद में निल्स बोर ने जो है ये एक्सप्लेन किया था एटम का स्टेबिलिटी के बारे में। तो इन्होंने जो है ये सारे कुछ नया आइडिया बताए थे कि ये जो है इनका जैसे प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए हुए थे, जो कि ये इंपॉर्टेंट जो पोस्टुलेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि जैसे जो इलेक्ट्रॉन आपके रहते हैं एटम के, तो वो जो है रिवॉल्व करते रहते हैं वहाँ पे। लेकिन वो रिवॉल्व कहाँ पे करते हैं, तो उनका देखिए एक सर्टेन डिफिनिट ऑर्बिट होता है, मतलब कि जैसे आपका ये फर्स्ट ऑर्बिट है यहाँ पे, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना ही ऑर्बिट में घूमता है। ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन जाके कोई दूसरा ऑर्बिट में चला जाएगा यहाँ पे, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उनका एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, और उसी ऑर्बिट में वो सर्टेन डिफिनिट ऑर्बिट में वो घूमते हैं यहाँ पे। और इसके साथ में जो है, और वो जो ऑर्बिट रहते हैं तो वो स्टेशनरी रहते हैं। और इसके बाद देखिए जो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन जो ग्रेटर रेडियाई को होंगे, तो वो जो है ज़्यादा एनर्जी होता है उनके पास में, और इसी का वाइस वर्सा भी आप कह सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन जितना ग्रेटर रेडियाई का होगा तो उसके पास उतना ही ज़्यादा एनर्जी होगा। तो आप यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे जो जैसे कि आपका यहाँ पे रेडियाई जिसका ज़्यादा मतलब ग्रेटर रहेगा तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी रहेगा। अब यहाँ पे तीसरा चीज़ इन्होंने देखिए, ये इंपॉर्टेंट दो पॉइंट तो आपके है ही, लेकिन इन्होंने एक और चीज़ बताया था यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कोई अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर वो हायर ऑर्बिट से वो जंप करता है लोअर ऑर्बिट में, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा कि जो क्वांटम ऑफ एनर्जी है ना, तो वो आपका जो है रेडिएटेड होगा। और वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि जंप करता है लोअर ऑर्बिट से वो हायर ऑर्बिट में, तो उस समय क्या होगा कि यहाँ पे एनर्जी तो वो ऑब्जर्व करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके इसके रिगार्डिंग जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक दूसरा इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट आपका यहाँ पे कि जैसे जो बोर मॉडल है, तो इनका जैसे एटम के बारे में जो इन्होंने दिया था यहाँ पे कि जैसे जो कि आपका एक पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस आपका रहता है, मतलब उसके अंदर में आप जानते हैं कि वहाँ पे जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, वहाँ पे आपके निगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स आपके रहते हैं वहाँ पे मतलब रहते हैं स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज तो है ही आपका न्यूक्लियस के अंदर में, और उसके बाहर में ऑर्बिट करता है वहाँ पे कौन सा आपका है तो इलेक्ट्रॉन करता है। तो ये चीज़ भी इन्होंने बताया हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड टॉपिक्स है इनसे रिलेटेड, जैसे कि आपका एटॉमिक रेडियस हो गया, इसके अलावा जो एटॉम का सिंबल कैसे दिया जाता है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास का, और बाद में फिर आपका जो आइसोटॉप, तो ये सारा कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके रिगार्डिंग। तो देखिए जो एटॉमिक रेडियस आपका रहता है, तो एटॉमिक रेडियस जो है तो ये डिस्टेंस होता है, मतलब कि जो सेंटर है न्यूक्लियस का, तो वहां से जो आउटर में जो सेल जो रहते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन कंटेंट रहते हैं, तो उसके बीच में जो डिस्टेंस होती है तो उसी को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं हम लोग। तो सिंपल सा इसका मतलब यहाँ पे दूसरे टर्म्स में अगर हम बोलते हैं यहाँ पे कि जैसे जो सेंटर है आपका मतलब न्यूक्लियस का जो सेंटर है, और इसके बाद जो आपका पॉइंट है मतलब कि जहाँ पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जहाँ पे मैक्सिमम है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इलस्ट्रेट करके दिया हुआ है यहाँ पर आपका। अब यहाँ पे देखिए जो एटॉमिक रेडियस जो रहता है, तो इसको मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट होती है, तो मेनली जो सबसे जो आपका वाइडली यूज़ किया जाता है तो वो आपका एक एमस्ट्रॉन्ग आपका है। तो मोस्टली ये कॉमन यूनिट है आपका जो मेजर करते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस को। दूसरा होता है आपका नैनोमीटर, तो मोस्टली यही याद रखना आप लोग एमस्ट्रॉन्ग, जो आपका एक एमस्ट्रॉन्ग जो आपका रहता है तो ये होता है आपका यहाँ पे दैट इज 1 × 10⁻⁻10 मीटर होती है। और वहीं पे नैनोमीटर जो आपका है,
तो ये देखिए दूसरा यूनिट है मेजर करने के लिए एटॉमिक रेडियस का। तो एक जो नैनोमीटर आपका होता है तो ये होता है आपका 1 × 10⁻⁹ मीटर होती है। तो ये दोनों यूनिट जो है आप लोग यहाँ पे याद कर लेना। अब देखिए जैसे कि आपने देखा है यहाँ पे एटम के बारे में और एटम के जो मतलब उसके जो माइक्रो पार्टिकल जो होते हैं तो वो सब चीज़ों के बारे में। अब कोई भी एलिमेंट है आपका तो उसको जो हम किस तरीके से लिखते हैं हम लोग, कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, मतलब एटॉमिक सिंबल क्या होता है किसी भी एलिमेंट का, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कोई एक इलस्ट्रेशन किया गया है यहाँ पे, जैसे एक्स है आपका तो ये जो है कोई एक एटम, मतलब कोई है आपका एलिमेंट का कोई कोई एलिमेंट का आपका एक एटम है जिसको एक्स नाम से दिया गया है यहाँ पे। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, तो इसमें जो है उसका यहाँ पे एटॉमिक सिंबल लिखा जाता है यहाँ पे किस तरीके से। तो उसमें एक आपका रहता है एटॉमिक नंबर, दूसरा रहता है मास नंबर। तो जो देख रहे हैं आप यहाँ पे ऊपर में जो ए है तो ए डिनोट करता है मास नंबर और जेड डिनोट करता है इसका एटॉमिक नंबर। तो कोई भी जैसे मान लीजिए एटम, मतलब यहाँ पे देखिए एलिमेंट आपका दिया हुआ है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम पे ये जो आपका ऊपर 24 दिया हुआ है तो ये जो है इसका मास नंबर है, और नीचे 12 का जो दिया हुआ है तो ये है इसका एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस होता है यहाँ पे कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपका क्या होता है, तो ये भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे। और वैसे देखिए जो एटॉमिक नंबर आपका रहता है तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर में कंटेंट होते हैं, और मास नंबर जो आपका रहता है तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन। तो वो आपका होता है मास नंबर। तो ये एक आपका डेफिनेशन है, अब यहाँ पे देख भी सकते हैं दिया होगा यहाँ पे। अब आइए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में ये पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका है कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इनटू द डिस्कवरी ऑफ। तो जो रदरफोर्ड का जो इनका अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था तो इसके डिस्कवरी से जो है क्या रिजल्ट सामने आया देखने को मिला था। तो इससे देखिए इन्होंने जो है न्यूक्लियस के बारे में पता किया था एटम का, जैसे कि न्यूक्लियस जो आपका तो वो उसके सेंटर में रहता है वहाँ पे, और मोस्टली पार्ट जो रहते हैं तो वो जो है वैक्यूम होता है, और बीच में जो मतलब है कि वहाँ पे न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। तो न्यूक्लियस का जो है इन्होंने ये डिस्कवरी किया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे, तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपका यहाँ पे कि डैश सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया था आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके यहाँ पे कि किसने सजेस्ट किया था कि जैसे सिंबल जो होता है एलिमेंट का तो वो जो है कैसे होना चाहिए। तो देखिए कोई भी एलिमेंट है तो उसका जो स्टार्टिंग का 1 या 2 लेटर जो रहता है तो उसी से ही हम लोग करेंगे। तो ये किसने सजेस्ट किया था, तो ये देखिए बर्जेलियस ने ही सजेस्ट किया था। तो ये आप लोग याद रख लेना यहाँ पे। अब बर्जेलियस ने ही इन्होंने सजेस्ट किया था कि जैसे हम कोई भी आपका मान लीजिए कोई एलिमेंट है तो उसको सर्किल या फिर डॉट से रिप्रेजेंट या फिर एरो से रिप्रेजेंट करने के बजाय जो है उसको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। और सिंबल में मतलब ये है कि जैसे फर्स्ट जो लेटर रहता है या फिर फर्स्ट लेटर या सेकंड जो लेटर रहता है दो स्टार्टिंग के 2 लेटर या सिंगल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, जिससे कि पहचानने में कोई दिक्कत ना हो उसको और इजिली याद कर सकते हो उसको। तो कोई भी देखिए आजकल आप देखते हैं जैसे पोटासियम है तो उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो वो जो है आपका स्टार्टिंग का जो लेटर आपका है तो उसी से किया जाता है यहाँ पे। अब पोटासियम आपको देखिए ये केमिकल नेम बट कॉमन नेम जो उसका रहता है यहाँ पे तो वो आपका के से ही स्टार्ट होता है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे जैसे फॉस्फोरस है आपका तो उसको पी से डिनोट किया जाता है, मैग्नीशियम है तो उसका एम जी से किया जाता है, तो 2 लेटर से किया जा रहा है आपका। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं आजकल तो ये जो है बर्जेलियस का ही दिया हुआ है, इन्होंने ही जो है सजेस्ट किया था इसका। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखना। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और साथ में जो है आपका आइसोटोप, आइसोबार, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो ये सिंपल है आपका, जैसे एटॉमिक नंबर के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बताया था यहाँ पे कि जो एटॉमिक नंबर आपका होता है तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन जो होते हैं या फिर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी एटम के अंदर में आपका, कोई भी एलिमेंट का जो एटम है आपका तो उसी को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं हम लोग, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर जेड से। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एलिमेंट मान लीजिए एटम का एटम एलिमेंट का कोई एटम आपका जो कि एक से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है तो यहाँ पे जेड जो आपको शो कर रहा है तो ये है इसका एटॉमिक नंबर। और इसके अंदर में क्या आप करें मतलब ये शो करता है तो ये हो सकता है आपका यहाँ पे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा या फिर जो है इलेक्ट्रॉन भी वो कभी कभार आपका शो करता है। फिर इसके बाद देखिए जैसे हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल का, जैसे हाइड्रोजन आइटम का हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें देखिए एक प्रोटॉन होता है और एक इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है यहाँ पे। तो इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर बोला जाता है कि इसका होता है कितना, एक, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन आपका रहता है। तो यहाँ पे किसी से भी कहा जा सकता है, वैसे प्रोटॉन को ही लिया जाता है अधिकतर केस में। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि ये इसका एटॉमिक नंबर 1 है। उसी तरीके से दूसरा नंबर का जो एलिमेंट रहेगा मतलब जो उसका एटॉमिक नंबर 2 आपका रहेगा तो उसके भी देखिए जितना प्रोटॉन रहेगा तो वही उसका हो जाएगा।
अब उसके बाद देखिए एटॉमिक मास की हम बात करते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो देखिए कोई भी एटम आपका रहता है तो उसमें देखिए एक सेंट्रल मैसिव पार्ट रहता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, जो कि हमने ऑलरेडी थ्योरी के बेसिस पे बताया था यहाँ पे, कि जहाँ पे जो एटम का जो मास होता है तो वो पूरे तरीके से एज्यूम किया जाता है कि वहीं पे वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जैसे कोई भी न्यूक्लियस होता है आपका एटम का, तो उसके अंदर में आप जानते हैं कि वहाँ पे प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रॉन जो है ये कंसिस्ट होते हैं वहाँ पे। तो इनका कलेक्टिवली बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स आपका क्या हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का। तो जो इनका कलेक्टिवली जो होता है मतलब कितने हैं, तो उनको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। अब यहाँ पे देखिए जो सम ऑफ नंबर जो आपका रहता है, यही जो आपका प्रोटॉन है और साथ में जो न्यूट्रॉन आपका है जो न्यूक्लियस के अंदर में रहते हैं, या कोई भी एटम या एलिमेंट का आपका हो गया, तो उसी को बोलते हैं हम लोग मास नंबर, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेटर ए से। तो यहाँ पे देखिए जो लेटर ए आपका है तो ये क्या शो करता है, तो दैट इज मास नंबर। और ये क्या आपका है, तो टोटल जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है तो उसी को बोलते हैं हम लोग। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे। तो आई होप कि जो है आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा यहाँ पे, कि जो एटॉमिक मॉडल क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है दिए गए थे, पोस्टुलेट्स है, और इनके बेसिस पे जो क्या क्या और भी जो नए आए निकल के वो चीज़, और इसके बाद फिर एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास आपका हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए, और इसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको समझना है आइसोबार, आइसोटॉप्स और आइसोटोन्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका दिया हुआ है आइसोबार। तो आइसोबार आपका क्या होता है, तो देखिए जो एटम्स आपके रहते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक डिफरेंट एलिमेंट आपके रहते हैं तो एटम्स तो रहेंगे यहाँ पे। तो जो एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट जो रहते हैं, तो जिसमें देखिए यहाँ पे क्या होगा आइसोबार के अंदर में, कि इनका देखिए जो एटॉमिक जो नंबर रहेगा ना तो वो डिफरेंट रहेगा, लेकिन जो इनका मास नंबर जो रहेगा ना आपका, तो वो जो है सेम ही रहेगा। तो इनको बोलाता है आइसोबार। एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझिए, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट आपका दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आपका सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, और फिर की आपका यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बाद फिर सी ये आपका कैल्शियम आपका हो गया यहाँ पे आपका। तो इस सिनेरियो में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन सभी में जो मास नंबर है इनका, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी 40 है, यहाँ पे भी 40 है, यहाँ भी 40 है, इसमें भी 40 और 40। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी का जो मास नंबर है तो वो जो है आपका यहाँ पे 40 है, यानी कि सबका जो मास नंबर है तो वो सेम ही है। लेकिन ये सिंस डिफरेंट एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है कि डिफरेंट एलिमेंट है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट ही होंगे सभी का। तो इनका एटॉमिक नंबर यहाँ पे डिफरेंट होगा, लेकिन मास नंबर यहाँ पे सही, इनका सही एक ही है, मतलब एक ही जैसा है सभी का। तो ये चीज़ होता है आपका आइसोबार, इनको बोलते हैं हम लोग, ये ऐसो है आपस में, मतलब ये जो है सारे आइसोबार्स हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट की विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव द सेम मास नंबर, तो उनको बोलते हैं हम लोग आइसोबार बोलते हैं हम लोग। और सिंपल सा यहाँ पे कहने का मतलब ये भी आपका हो गया कि जो इनका न्यूक्लियाई जो होता है, मतलब जो न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर में जो रहता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब कि जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, तो इनका जब सम करेंगे तो वो 40 ही आएगा, वो चाहे आपका इस केस में या इस केस में, सभी केस में जो है 40 ही रहेगा। लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन भी हम लोग साथ साथ करते चलते हैं, जिससे कि आपको जो है यहाँ पे आइडिया भी हो जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे एग्जाम में आपके। ये सब आरआरबी के ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए हैं। तो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था यहाँ पर आपका कि द मास नंबर ऑफ एन आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट इज 298। यहाँ पे मास नंबर देखिए आपका दिया हुआ है। अब इसमें दिया हुआ है कि इफ इट्स न्यूक्लियस हैज़ 188 न्यूट्रॉन्स देन व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया है एटॉमिक नंबर आपसे, और यहाँ पे दिया हुआ है आपका यहाँ पर एलिमेंट का जैसे मास नंबर दे दिया है 298, और इसके न्यूक्लियस के अंदर में 188 न्यूट्रॉन दे दिया है, तो आपको एटॉमिक नंबर बताना है। तो काफ़ी सिंपल है। आप जानते हैं कि मास नंबर आपका क्या होता है, तो ये होता है कि दैट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे मास नंबर हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन प्लस पी आपका हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ए एटॉमिक मास आपका ऑलरेडी 298 दिया हुआ है, और न्यूट्रॉन इसमें दिया आपका कितना है, तो 188 है टोटल आपका यहाँ पे। तो अब यहाँ से पी हम लोग निकाल सकते हैं, तो पी आपका कितना आ गया, 110 आपका आ गया। तो आप जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर आपका होता है तो वो जो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका, 110 हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है, आप लोग आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द। तो जो मास नंबर होता है एटम का तो वो इक्वल होता है किसके बराबर। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग आंसर पे आते हैं कि सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स इन इट। तो यही इसका आपका राइट आंसर। बाकी आप इसमें देखिए दिया हुआ है कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो ये तो आपका गलत दिया हुआ है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट, ये भी गलत है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट, ये भी गलत है आपका। सम ऑफ जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग मास नंबर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि द मास नंबर
of isotope of an element is 298 if its nucleus has 196 neutrons and then what is its atomic number। तो सिंपल है, बस फार्मूला आप लोग लगा लीजिए, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर आपका आ जाएगा 102 आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए काफी सिंपल है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहीं से आप लोग प्रोटॉन निकाल सकते हैं और वही बराबर आपका होता है एटॉमिक नंबर का। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं आइसोटॉप्स के बारे में। तो देखिए अभी आपने देखा था आइसोबार के बारे में, तो जस्ट आप उसका उल्टा कर दीजिए तो वो आपका हो जाएगा आइसोटॉप। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि इसमें क्या होगा कि एटॉमिक नंबर जो रहेगा तो वो सेम रहेगा, लेकिन मास नंबर जो है तो वो आपका डिफरेंट रहेगा। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही चीज दिया हुआ है कि मैनी जो एलिमेंट आपके रहते हैं तो उनके न्यूक्लियस जो रहते हैं वहाँ पे, तो वो जो है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ उसमें न्यूट्रॉन्स रहते हैं। तो इसी कारण से ये आपका वेरिएशन होता है यहाँ पे। तो इसमें देखिए जो कोई भी न्यूक्लियस है आपका यहाँ पे, जैसे एटम आप जानते हैं यहाँ पे, तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो है सेम एटॉमिक नंबर उनका रहेगा, लेकिन जो डिफरेंट वैल्यू जो होते हैं उनके मास नंबर में आपके। तो इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग आइसोटॉप बोलते हैं हम लोग। तो सिंपल सा बात आपका यहाँ पे है कि जो डिफरेंस जो होता है ना इनका मास नंबर में, तो ये डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के चलते होती है जो इनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। तो इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे थ्री आइसोटॉप्स आपका हाइड्रोजन का, तो एक आपका हाइड्रोजन का जो थ्री आइसोटॉप्स होते हैं नेचुरली अकरिंग जो आइसोटॉप इसका है, जो कि इसको हम लोग शो करते हैं 1H1 2H1 और 3H1 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो इनमें जो फर्स्ट जो टू आपका है तो वो जो है स्टेबल होता है, और जो थ्री आइसोटॉप कॉमनली जो इसको बोलते हैं हम लोग, तो वो है आपका हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और फिर ट्राइटियम आपका है, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा गया हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इन सभी में देखिए जो इनका एटॉमिक नंबर है तो वो तो आपका एक ही होगा, क्योंकि जो प्रोटॉन मतलब कि जो है इनका तो वो सेम ही रहेगा यहाँ पे। और इसके बाद देखिए जो आपका हाइड्रोजन है तो इसका जो एटॉमिक नंबर आपका एक होगा, क्योंकि इसमें केवल प्रोटॉन ही प्रेजेंट रहता है। लेकिन जो आपका ड्यूटेरियम है तो इसमें देखिए एटॉमिक नंबर तो इसका एक ही रहेगा, लेकिन मास नंबर यहाँ पे दो होता है, क्योंकि जो है इसके अंदर में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन आपका होता है। और वहीं पे ट्राइटियम जो आपका है तो इसका एटॉमिक नंबर आपका एक ही होता है, क्योंकि इसके में एक प्रोटॉन होता है और साथ में दो न्यूट्रॉन होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोटॉन जो है तो वो सभी में सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन्स का जो डिफरेंस है तो इसी के चलते इनका जो मास है उसमें डिफरेंट होती है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। तो जो ऐसे जो है मतलब जो एलिमेंट रहेंगे जिनका एटॉमिक नंबर वो तो आपका जैसे सेम ही रहेगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट रहेगा, तो उनको बोलते हैं हम लोग कि वो जो है आइसोटॉप्स है एक दूसरे की। तो आई होप कि अब ये चीज़ जो है आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट जो आइसोटॉप जो रहते हैं तो इसका इनका कुछ एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है जिनका हम लोग यूज़ करते हैं वेरियस फील्ड्स में। तो वो कौन कौन सा है तो आप यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं, जैसे कि जो यूरेनियम का जो आइसोटॉप्स होते हैं इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट। तो इनका देखिए फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में, आप जानते भी यूरेनियम 235 जो यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद जो कोबाल्ट का जो आइसोटॉप आपका है तो इसका देखिए यूज़ किया जाता है कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए। और जो आयोडीन का जो आइसोटॉप आपका रहता है तो इसका देखिए यूज़ किया जाता है ग्वाइटर का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं आपका अगला जो है आइसोटोन्स के बारे में। तो देखिए आइसोटोन्स क्या है, तो ये आप लोग डेफिनेशन से ही समझ सकते हैं यहाँ पे कि ऐसे एटम कि जिनमें देखिए सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेगा, लेकिन जो मास नंबर है इनका वो डिफरेंट रहेगा, तो इनको बोलेंगे हम लोग आइसोटोन्स। अब देखिए आपका इससे पहले आपने वहाँ पे देखा था कि जैसे कि मास नंबर डिफरेंट होता है तो वो किस कारण से, तो वो न्यूट्रॉन का डिफरेंट के चलते होती है, मतलब वो जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं इस कारण से। लेकिन कुछ ऐसे भी रहेंगे एटम कि जिनका जो न्यूट्रॉन जो होता है ना तो वो सेम नंबर के ही रहेंगे, लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट रहेगा। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है सिलिकॉन का आपका दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो मास नंबर है 30 है और एटॉमिक नंबर इसका 14 आपका है। तो इसमें 14 प्रोटॉन्स हो गए जो कि आपका एटॉमिक नंबर से करते हैं और 16 न्यूट्रॉन्स है इसमें। उसी तरीके से फॉस्फोरस आपका यहाँ पे है, तो इसमें देखिए जो मास नंबर आपका 31 है और यहाँ पे जो 15 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसमें देखिए 15 प्रोटॉन है और 16 इसमें आपका न्यूट्रॉन्स है। और उसके बाद फिर आप और देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिया हुआ है 16 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन। तो ये सारे जो है आइसोटोन्स है, क्योंकि आप देख रहे हैं इन सभी में जो नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है तो वो सभी का सेम ही है, मतलब कि इसमें भी 16 न्यूट्रॉन्स है, इसमें भी देखिए 16 न्यूट्रॉन्स है और इसमें भी 16 न्यूट्रॉन्स है। तो इसमें जो है सभी का न्यूट्रॉन सिमिलर होने के चलते ये सारे आइसोटोन्स है एक दूसरे से। तो सिंपल सा है कि जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा जो एटम होंगे, ऐसे एटम को बोलेंगे हम लोग आइसोटोन्स। तो आई होप कि अब ये सारा चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बारे में। जैसे कि एलिमेंट जो आपके रहते हैं तो उनका ऑर्बिट में आप जानते हैं कि वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन वो रिवॉल्व करते हैं वहाँ पे, तो उनका किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पे कि मतलब कौन सा ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे,
तो वो चीज़ जो है इन्होंने दिया था, बहुत सारे लोगों ने पोस्टुलेट दिया था। तो इसमें कि इंपॉर्टेंट आपका है बोरबरी कॉन्सेप्ट का, स्कीम का है, इनके बारे में आपको बस यहाँ पे बस एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको बस याद रखना है, ज़्यादा इससे डेप्थ में नहीं जाना है आपको यहाँ पे। तो इन्होंने देखिए अपना एक स्कीम का तहत इन्होंने ये बताया था कि जैसे कोई भी ऑर्बिट है आपका, तो कोई भी ऑर्बिट है, जैसे कि कोई भी आपका, जैसे मान लीजिए कोई एटम है, तो इसके न्यूक्लियस में आप जानते हैं कि इसके अंदर में मतलब जो न्यूक्लियस है तो यहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं, और इसके बाहर जो फिक्स्ड ऑर्बिट रहता है तो यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से बहुत नंबर ऑफ सेल्स होते हैं आपका, जैसे पहला सेल हो गया, उसके बाद दूसरा सेल, उसके बाद फिर तीसरा सेल आपका हो गया। तो इनमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है, पहले सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल में, तो ये इन्होंने एक इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया था, दैट इज 2n²। तो इसका मतलब यह है, ये यहाँ पे मतलब है कि ऑर्बिट नंबर। अब जैसे मान लीजिए कि पहला ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के बाद जो पहला ऑर्बिट होगा आपका, फिर दूसरा ऑर्बिट होगा, तो पहले ऑर्बिट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो आप इस फार्मूले से बैठा सकते हैं। जैसे एन की जगह पे आप 1 रखिए, तो यहाँ पे आपका 1 होगा, 1 × 2 यानी कि 2 होगा, तो पहले ऑर्बिट में आपका कितना रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसी तरीके से आप और भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से सेकेंड ऑर्बिट रहेगा, तो एन की जगह पे 2 रखिए, तो टू का स्क्वायर की जगह 4, और उसके बाद आपका इंटू के 2 तो 8 आ जाएगा। तो यानी कि जो सेकेंड ऑर्बिट रहेगा तो उसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम उसमें जो है वह रह सकता है वहाँ पे। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं सभी का निकाल के, जितने भी ऑर्बिट रहते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सा मतलब कहने का ये हो गया कि इस फार्मूला आपको याद रखना है, इसके बेसिस पे कोई भी ऑर्बिट का आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग आराम से बता सकते हैं, सिंपल सा बात है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि जैसे फर्स्ट ऑर्बिट या फिर सेल, तो वो क्या होता है यहाँ पे, तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सेल या फिर जो ऑर्बिट आपका होता है, तो ये वो चीज़ होता है कि जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका, तो वो रिवॉल्व करते रहता है, जो डिफरेंट जो ऑर्बिट आपका जो रहता है, तो इनमें अपना खुद का एक डिफरेंट फाइनाइट एनर्जी, इनकी डिफरेंट एनर्जी होती है एक्चुअली में, कोई भी एटम आपका है। तो जो सेल होते हैं आपका यहाँ पे, तो वो कोई भी इलेक्ट्रॉन का, जैसे इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं उस सेल में, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जो सेल जो रहते हैं, तो उनमें देखिए जो एनर्जी जो होती है, तो वो आपका डिफाइन कैसे होता है, तो ये चीज़ हमने आपको बताया था कि उनका रेडियस के बेसिस पे, तो जो जितना ज़्यादा रेडियाई जिसका होगा तो उसका उतना ही ज़्यादा एनर्जी होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इनर मोस्ट ऑर्बिट आपका होगा या फिर जो कोई सेल होगा, तो वहाँ पे एनर्जी उसकी क्या रहेगी, लोएस्ट एनर्जी रहेगी, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट या फिर जो सेल है, तो उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो बाहर का मतलब जितना ज़्यादा रेडियस होगा उसका एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। अब जो वेरियस जो सेल्स है जिनको नाम दिया गया है यहाँ पे, तो आपको जो है ये बस याद रख लेना, यहाँ पे जो वेरियस सेल आपके लोअर से अपर जब जाते हैं हम लोग, मतलब कि न्यूक्लियस से फिर उसके बाद जो पहला सेल आपका रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग के सेल, उसके बाद आपका एल सेल, एम सेल, एन, ओ और पी। तो इस तरीके से नाम दिया गया है आपका यहाँ पे, जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो वो आप लोग इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, दैट इज 2n²। तो इसका मतलब है कि आपका पहला सेल हो गया, एल दूसरा हो गया, तो एल सेल में कितना हो सकता है, तो आप लोग इसमें जैसे एल आपका दूसरा सेल आपका हो गया, तो इसमें एन की जगह पे 2 रख दीजिए, इसके बेसिस पे आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद कर लेना। अब देखिए जैसे आपका सेल है, तो सेल तो है ही आपका, लेकिन उसके अंदर में और कुछ सब सेल उसके होते हैं या सब ऑर्बिट होते हैं। तो जितने भी सेल आपके रहते हैं, तो उसमें और जो है नंबर ऑफ और भी सब सेल रहते हैं उसके यहाँ पे। अब ये इनको रिप्रेजेंट किया था वेरियस स्मॉल लेटर से, जैसे कि आपका SPDF हो गया यहाँ पे। तो इनमें भी कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो रहता है आपका, तो वो भी फिक्स किया गया है। तो आप जो है इसको बस याद कर लेना है यहाँ पे। जैसे कि आपका SPDF है, तो एस में कितना होगा, तो 2 आपका होगा, पी में कितना होगा, तो 6 होगा, डी में कितना आपका होगा, तो 10 होगा, और एफ में कितना होगा, तो इनमें 14 होगा। तो आपको जो है बस इतना ही याद रखना है, यहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है बस आपको उसी पे फोकस करनी है। तो आप यहाँ पे देखिए देख सकते हैं और भी जो आपका दिया हुआ है, जैसे सेल और जो ऑर्बिट आपके रहते हैं यहाँ पे। अब जैसे हमने आपको बताया था कि जो आपका के और एम सेल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो पहला सेल आपका के सेल हो गया। तो इसमें कितना नंबर आपका हो सकता है, तो वो आपका एक नंबर वाइज सीरियल वाइज दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन कितना रह सकते हैं, तो 2n² का फॉर्मूला आप यूज़ कीजिए, तो इसमें आपका टोटल 2 रहेगा। और एल सेल है, तो इसमें देखिए 2 सब सेल इसके रहेंगे, एस और पी। तो इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकता है, टोटल आपका 8 है एल सेल में। और एस में कितना, तो 2, और पी में कितना, तो 6 रहेगा। फिर एम सेल है, तो इसमें देखिए जो है आपका फर्दर 3 सब सेल इसके होते हैं यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ जैसे एम सेल है आपका, तो इसमें तो 18 रहेंगे, लेकिन जो सब सेल है इसका, एस में 2 आपका रहेगा, पी में 6 मैक्सिमम, और डी में 10 रहेगा। फिर उसके बाद जो एन सेल आपका है, तो इसमें देखिए 4 सब सेल होते हैं इसमें। तो इसमें पहला टोटल जो आपका फार्मूले के अकॉर्डिंग 2n² से 32 आपका होगा।
एन सेल के अंदर में। और बाकी एस पी डी एफ है तो आप इसमें बता सकते हैं इजली, एस में 2 रहेगा, पी में मैक्सिमम 6, डी में आपका मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14 आपका। तो बस आपको यही याद रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके इसी में से ही पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था क्वेश्चन है आपका ये, कि क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द एम सेल इज। तो एम सेल में कितना जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट किया जा सकता है। तो देखिए के, एल और एम। एम आपका कौन सा हो गया, आपका ये थर्ड सेल आपका हो गया। तो एन के जगह पे 3 रखिए, 3 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 9 आपका हो जाएगा, और 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 आपका हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जो अकोमोडेट कर सकते हैं एम सेल में तो वो आपका 18 हो जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन ए सेल डिपेंडिंग ऑन द फार्मूला। तो ये 2n स्क्वायर सिंपल फार्मूला इसका होता है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ फॉस्फोरस इज। तो जो फॉस्फोरस है आपका तो उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलते हैं उसको, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम लोग। तो देखिए फॉस्फोरस को जैसे लिखा आता है तो फॉस्फोरस का देखिए पहले तो आपको इसका वो याद होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर इसका होता है 15। तो इसको लिखते हैं हम लोग 285 से लिखते हैं। तो जो बाहर में देखिए सबसे मोस्ट और टर्मोस्ट जो ऑर्बिट रहता है तो इसमें 5 है, तो 5 इसका हो जाएगा आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड सेल इज। तो थर्ड सेल में कितना आपका रहता है। तो थर्ड सेल आपका के, एल और एम। एम सेल आपका हो जाएगा तो एम, एन के जगह पे 3 रखिए तो वो आपका हो जाएगा 9 इंटू 2 18 आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 13, कि हाउ मेनी सेल आर प्रेजेंट इन दिस एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट आपका दिया हुआ है कितना, 13 एटॉमिक नंबर है इसका। तो कैसे लिखते हैं इसको हम लोग, 2 8 और 3। तो 283 आपका लिखाएगा इसका, मतलब जो सेल जो रहते हैं इसमें तो टोटल कितना हो गया, 3 सेल आपका हो गया। तो काफ़ी सिंपल है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर 2 आपका हो जाएगा। यहाँ पे 3 मतलब है टोटल नंबर ऑफ जो इसका रहेंगे सेल। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ए मेटल। तो यहाँ पे मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा गया। देखिए मेटल हम लोग बोलते हैं उनको कि जो मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसमें जो है आपका 1 2 या फिर 3 रहेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन में दिया आपका यहाँ पे 283 281 21 या 26 नीचे दिया हुआ है। तो देखिए मेटल जो होते हैं तो उनका जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे तो उसमें आपका 1 2 या 3 ही रहेंगे। और जब 4 हो जाएगा तो आपका जैसे मेटलॉइड हो जाएगा, और बाकी 5 6 7 रहेगा तो आपका मेटलाइड हो जाएगा वो। तो इस सिनेरियो में यहाँ पे 2 6 है तो ये आपका जो है नॉन मेटल का है। तो यही आपका राइट आंसर है, ये जो है मेटल का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो आई होप कि ये सारा चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। तो देखिए जो आपका एटॉमिक मॉडल से जो मतलब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके, तो वो हमने पूरा आपका यहाँ पे करा दिया है। जितना आपको बताया वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग जो है इसको रिवाइज करते रहना। पीडीएफ हमने आपको इसका ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप लोग जो है वहाँ से जाकर उसको बाई कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरीके से जो है हम आपको क्लास ये रेगुलर आपको प्रोवाइड करते ही रहेंगे। और एग्जामिनेशन में आपका जो है मैक्सिमम स्कोर कर सके हम ऐसा ही इसी एक्सपेक्ट में करके आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और जो है आपको फिजिक्स का भी हम आपको पूरा कंप्लीट इसका पोर्शन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।